केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय कैबिनेट की दूसरी बैठक में आज 5 बड़े फैसले लिए गए। सभी फैसले किसानों के हित से जुड़े हुए हैं। धान और कपास समेत 14 फसलों पर एमएसपी को मंजूरी देते हुए किसानों की एमएसपी वाली डिमांड को पूरा किया गया है। और लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने के बाद मोदी की प्राथमिकता किसान ही हैं। कैबिनेट की पहली बैठक में ही किसान सम्मान निधि की किस्त पर मोहर लगाई गई थी और दूसरी कैबिनेट की बैठक में भी किसान ही पीएम मोदी के एजेंडे में नजर आए हैं। तो आज ये दूसरी कैबिनेट की बैठक थी जिसमें 5 बड़े फैसले लिए गए हैं। पहली कैबिनेट की बैठक में किसान सम्मान निधि की किस्त को जारी करने के संबंध में फैसला लिया गया और आज की बैठक में 14 फसलों पर धान और कपास समेत रबी की 14 फसलों पर एमएसपी की कैबिनेट ने मंजूरी दी है। तो एमएसपी को लेकर अगर आपको याद हो तो किसानों की ओर से जोरदार प्रदर्शन भी किया गया था और एमएसपी की जो मांग किसानों की ओर से की गई थी उन मांग को पूरा करते हुए किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया और 14 फसलों के लिए एमएसपी को मंजूर कर लिया गया है। आज जो एमएसपी डिक्लेयर हुई है वो है धान। सबसे पहले धान का नया एमएसपी पैडी का नया एमएसपी खरीफ के लिए 2300 रुपीज डिक्लेयर किया गया है, विच इज 117 रुपीज इंक्रीमेंट ओवर द प्रीवियस एमएसपी। आप इसको 2300 को अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहोगे, दैट इज अगर 2013-14 का जो प्राइस था, दैट प्राइस वाज 1310 रुपीज, 1310। यानी कहां 1310 था और कहां आज 2300 है। किस तरह से किसान भाइयों के लिए, किसान परिवारों के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और सरकार का हमेशा एक स्पेशल फोकस रहता है, ये इसको दर्शाता है। इसका एमएसपी 7121 और एक दूसरी वैरायटी है उसमें 7521 रुपीज डिक्लेयर किया है, जो कि 501 रुपए ज्यादा है, 501 रुपीज ज्यादा है कंपेयर टू द प्रीवियस एमएसपी। अगेन टू गिव द कॉन्टेक्स्ट, 2013-14 में एमएसपी वाज ओनली 3700 रुपीज। जो मिलेट्स है, आप सब जानते हैं कि मोदी जी ने मिलेट्स के प्रोडक्शन, मिलेट्स की प्रोसेसिंग और दुनिया भर में मिलेट्स के जो पॉजिटिव बेनिफिट्स है उसको एक अलग ही तरीके से प्रोत्साहन दिया है, अलग ही तरीके से एनकरेज किया है। इस एनकरेजमेंट का एक बहुत अच्छा उदाहरण है आज का कैबिनेट का फैसला भी। और दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश यानी कि भारत में लगातार तीसरी बार मोदी सरकार बन गई है। लेकिन 24 के चुनाव में, हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों में वोटर्स को प्रभावित करने के लिए, उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए विदेशी दखल की बात सामने आई है। यह पूरा मामला क्या है, आइए इस रिपोर्ट में समझते हैं। पिछले दिनों भारत में लोकसभा के चुनाव हुए। 4 जून को नतीजे आए और नई सरकार बनी। इस चुनाव पर पूरी दुनिया की नजर थी, यहां तक कि विदेशी हस्तक्षेप की रिपोर्ट्स भी आईं। इसी क्रम में डिसइंफो लैब ने लोकसभा चुनाव में विदेशी हस्तक्षेप पर विस्तार से रिपोर्ट प्रकाशित की है। द इनविजिबल हैंड्स नाम से आई इस रिपोर्ट में बताया गया है कि किस तरह विदेशी मीडिया ने भारत में हो रहे चुनावों को लेकर 22 तरीके से रिपोर्टिंग की और लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभर रहा है। इसके बढ़ते भू रणनीतिक महत्व ने चुनाव को वैश्विक स्तर पर प्रासंगिक बना दिया। भारत उभरती हुई आर्थिक और सामरिक शक्ति है, इसलिए यहाँ के चुनाव के नतीजे ग्लोबल डायनामिक्स को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। डिसइंफो लैब की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एचएलएफ और ओएसएफ ने भारत विरोधी एजेंडे के लिए फंडिंग की। फ्रांस के क्रिस्टोफ ज़ॉफरलॉट को $3.85 लाख दिए गए। कनाडा के नामी संस्थान नामती को $3 लाख दिए गए। बर्कले को रिपोर्ट के लिए $3.46 लाख की मदद पहुंचाई गई।
ह्यूमन राइट्स वॉच को $3 लाख की मदद पहुंचाई गई। कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस को $1.20 लाख दिए गए। पाकिस्तान में ISI को बड़े पैमाने पर आर्थिक मदद पहुंचाई गई। बता दें, दक्षिण एशिया के लोग पश्चिमी मीडिया के औपनिवेशिक हैंगओवर से अनजान नहीं हैं। ये हैंगओवर उनके संपादकीय पूर्वाग्रह और वर्चस्ववादी साहित्य में दिखता है। हालांकि इस बार भारत के चुनाव पर उनकी टिप्पणी का लहजा अलग था। BBC, वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे सामान्य संदिग्धों को डिसइंफो लैब और अन्य लोगों की ओर से भारत में प्रचार करने वाले पावर हाउस के रूप में उजागर किया गया। इसके साथ ही चुनाव में नए खिलाड़ियों के साथ अधिक समन्वित प्रयास देखा गया। भारतीय चुनावों पर ग्लोबल रिपोर्टों का विश्लेषण करते समय मीडिया कवरेज का एक असामान्य पैटर्न देखा गया, जिनमें एक विशेष नैरेटिव को आकार देने और मतदाता की मानसिकता को प्रभावित करने की कोशिश की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात नीट पेपर की, जिसको लेकर जांच जारी है। पटना पुलिस की EOU की टीम ने कुछ कैंडिडेट से आज पूछताछ की है। इस पूछताछ से जुड़ी एक खबर आपको बता दें, जिसे NTA की तरफ से दी गई जानकारी के आधार पर बुलाया गया था। पुलिस अपना काम कर रही है, पर इस बीच बिहार के डिप्टी CM विजय सिन्हा के बयान पर राजनीति गर्मा गई। विजय सिन्हा ने प्रश्न पत्र लीक कांड के आरोपियों के तार तेजस्वी यादव से जुड़े होने की बात कही है, जिस पर सियासत गर्मा गई है। नीट पेपर लीक मामले की जांच काफी तेजी से चल रही है। पटना में EOU की तरफ से नोटिस मिलने के बाद कैंडिडेट से पूछताछ की गई। इस केस में EOU ने अभी तक 9 अभ्यर्थियों को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। बुधवार को 2 अभ्यर्थियों से लगभग 2 घंटे तक पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान दोनों ने अपने बारे में पूरी जानकारी EOU को दी। कैंडिडेट से EOU की टीम ने जो सवाल पूछे, उनमें क्या आपके संबंधी प्रश्न पत्र लीक करने वाले गिरोह को जानते हैं? क्या आपने सॉल्वर गैंग से संपर्क किया था? जवाब में कैंडिडेट ने कहा, मामले से हमारा कोई संबंध नहीं है। जांच एजेंसी अब कैंडिडेट के रिकॉर्ड किए गए बयान की पड़ताल करेगी। केस की जारी जांच के बीच नेताओं के बयान ने नीट के मुद्दे को गर्मा दिया है। बिहार के डिप्टी CM विजय सिन्हा ने ये कहकर सियासी पारा बढ़ा दिया है कि जिन लोगों को गेस्ट हाउस से पकड़ा गया वो RJD नेता तेजस्वी यादव के जान पहचान वाले हैं। आरोपी कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, मैं जानकारी प्राप्त कर रहा हूं, NHI गेस्ट हाउस में जो लोग पकड़ाए हैं, कोई यदुवंशी हैं, उसका लिंक, उसका संबंधी प्रीतम से है। लोग बता रहे हैं कि वो पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव से जुड़े हैं। एक समीक्षा करके जो लोग इसमें दोषी होंगे, कार्रवाई भी होगी। छात्रों के भविष्य के साथ वैसे ही खिलवाड़ हो रहा है, उस पर से जांच के बीच नेताओं के जाति और पार्टी विशेष को लेकर जिस तरह से बयान दिए जा रहे हैं, उसने राजनीतिक पारे को बेहद गर्मा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर लोगों को अब तक पानी नहीं मिल पाया है। प्रचंड गर्मी है, तापमान रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ रहा है, बिजली की मांग बढ़ती जा रही है। इन सब के बीच दिल्ली बूंद बूंद पानी को तरस रही है। हालात तो ये हैं कि अब NDMC यानी कि न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल के तहत आने वाले दिल्ली के VIP इलाकों में भी पानी आना बंद हो चुका है। और वो इलाका जहां संसद भवन है, राष्ट्रपति भवन है, सुप्रीम कोर्ट है और सेंट्रल विस्टा जैसे पॉश एरिया है, वहां पर यह दिक्कत है। रिपोर्ट में देखते हैं। दिल्ली में जल संकट पर संग्राम, आतिशी की PM मोदी को चिट्ठी, बीजेपी का मटका फोड़ प्रदर्शन। दिल्ली में जैसे जैसे गर्मी प्रचंड हो रही है, जल संकट पर सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। आज दिल्ली सरकार के जल मंत्री आतिशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी और हरियाणा पर पानी न छोड़ने का आरोप लगाया।
आतिशी पहले भी दिल्ली के जल संकट के लिए हरियाणा की बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहरा चुकी है। अब उन्होंने इस मामले में पीएम मोदी से हस्तक्षेप करने की मांग की है। दिल्ली में जल संकट पर सियासत। आतिशी ने पीएम मोदी को लिखा कि वो हरियाणा सरकार को भी पत्र लिख चुकी हैं, लेकिन हरियाणा सरकार ने पानी नहीं छोड़ा। उन्होंने हिमाचल प्रदेश की सरकार से पानी मांगा, वो पानी देने को तैयार हैं, लेकिन ये पानी भी हरियाणा के रास्ते से आना है और हरियाणा सरकार इस पानी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आतिशी ने प्रधानमंत्री मोदी से मांग की है कि वो दिल्ली के 28 लाख लोगों को पानी दिलवाएं। आतिशी ने यह भी ऐलान किया है कि अगर 21 जून तक दिल्ली को पानी नहीं मिला तो वो सत्याग्रह और अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ जाएंगी। लेकिन बीजेपी कह रही है कि आतिशी को अनशन की बजाय प्रायश्चित करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली की सभी समस्याओं के लिए केजरीवाल और उनकी टीम जिम्मेदार है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि आतिशी को अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठना चाहिए, जिसने पिछले 10 साल में जल बोर्ड को लूट का अड्डा बना दिया। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये विनम्र निवेदन किया है कि वो दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाएं, वो चाहे हरियाणा से दिलवाएं, वो कहीं से पानी दिलवाएं, लेकिन अब उनको किसी प्रकार से दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाना होगा। परंतु अगर 21 तारीख तक दिल्ली वालों को अपने हक का पानी नहीं मिलता तो फिर 21 तारीख से मुझे पानी के लिए सत्याग्रह शुरू करना पड़ेगा, मजबूरी में करना पड़ेगा। हरियाणा में चुनाव है, बीजेपी की सरकार है, तो हरियाणा हरियाणा हरियाणा। अरे भाई, हिमाचल से पानी मांगो ना, कोर्ट ने भी कहा है नहीं मांगेंगी। पंजाब चुप है, कोई लेना देना नहीं, सिर्फ अपनी चोरी, कालाबाजारी और पानी का गोरख धंधा। ये है। आतिशी को अगर सत्याग्रह करना है तो अपनी पार्टी के खिलाफ करे, जिसने जल बोर्ड को लूट का अड्डा बना दिया। 73,000 करोड़ का हिसाब दे आतिशी, मार लेना कि पिछले 10 सालों में 600 करोड़ के फायदे वाला जल बोर्ड 73,000 करोड़ के घाटे पे कैसे आ गया, उसका जवाब दे दें। उधर बीजेपी ने आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ मटका फोड़ प्रदर्शन किया। बीजेपी ने आज 256 जगहों पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ पद यात्रा निकाली और दिल्ली में जल संकट के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया और केजरीवाल के खिलाफ नारे लगाए। दिल्ली में जल संकट पर हो रही सियासत के बीच अब आम लोगों की परेशानी भी देख लीजिए। पिछले 15 दिनों से दिल्ली के कई इलाकों में पानी का भीषण संकट है। लुटियन जोन्स समेत दिल्ली के कई वीवीआईपी इलाकों में लोग पानी के लिए मोहताज हैं। दिल्ली के टोडरमल रोड पर जहां आईएएस अफसरों और ग्रेड 1 के अधिकारियों के सरकारी आवास हैं, जहां बड़े बड़े बंगले हैं, वहां टैंकर से पानी पहुंचाया जा रहा है। गीता कॉलोनी, ओखला, न्यू अशोकनगर, वसंत विहार, चाणक्यपुरी, खिचड़ीपुर, दिल्ली का कोई भी इलाका हो, लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। दिल्ली के कुसुमपुर पहाड़ी के इस इलाके को देखिए, जहां एक हफ्ते में केवल एक बार पानी टैंकर से आता है और उसके लिए भी लोगों में लूट मच जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने बिहार की प्राचीन गौरव को राज्य के साथ ही देश की पहचान भी बताया। कार्यक्रम में पीएम के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर और बिहार के राज्यपाल मुख्यमंत्री के साथ ही दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। कभी दुनिया के पहले रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी रहे नालंदा विश्वविद्यालय में अब नए कलेवर में एक बार फिर पूरी दुनिया में छाने को बेताब है। नालंदा का अर्थ है न अलम ददाति इति नालंदा, अर्थात जहां शिक्षा का, ज्ञान के दान का अविरल प्रवाह हो। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी 10 दिन के भीतर पहली बार बिहार दौरे पर आए। नालंदा की धरती से प्रदेश के गौरव को जनता को समर्पित भी किया। पीएम मोदी ने नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने करीब 1600 साल पुराने नालंदा खंडहर को बारीकी से देखा भी। अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि नालंदा नाम ही नहीं, हमारी पहचान है। बिहार अपने गौरव को
वापस लाने के लिए जिस तरह विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है, नालंदा का ये कैंपस उसी की एक प्रेरणा है। नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस के उद्घाटन के मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने मंच से कहा कि यूपीए की सरकार ने बिहार की इस विरासत को आगे बढ़ाने में लटकाया, जबकि एनडीए की सरकार ने नालंदा यूनिवर्सिटी के काम को काफी आगे बढ़ाया। इस नए नालंदा विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाना था। इसके लिए हमने केंद्र सरकार से अनुरोध किया। उस समय के केंद्र सरकार था, उसको भी हम लोगों ने अनुरोध किया, इन्होंने कह दिया था, तो वो तो कुछ जल्दी सुन नहीं रहे थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर पधारे हुए, इनकी सरकार बन गई थी और उसके बाद सही मायने में और काम शुरू इनकी सरकार ने करवाया। आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय के कैंपस में एक इंटरनेशनल सेंटर बनाया गया है। 2000 लोगों की क्षमता वाला एमपी थिएटर भी बनाया गया है। फैकल्टी क्लब और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बना है। यहाँ 250 लोगों की क्षमता वाला योग सेंटर भी बनाया गया है। एक मेडिकल सेंटर और कमर्शियल सेंटर भी बनाया गया है। इसके अलावा कैंपस में एक गेस्ट हाउस का भी निर्माण कराया गया है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 28 मार्च 2006 को अपने बिहार दौरे पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर पहुंचे थे। उसी दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने की सलाह दी थी और आज बिहार का प्राचीन गौरव एक बार फिर सबके सामने है। और बिहार के बाद अब खबर दिल्ली से, जहां पर दरभंगा जा रही स्पाइस जेट की फ्लाइट में एसी नहीं चलने की वजह से यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। करीब 1 घंटे तक फ्लाइट में एसी बंद रहा, जिससे कई यात्रियों की तबीयत बिगड़ने लगी और भीषण गर्मी के बीच हवाई यात्रियों की परेशानियों से जुड़ी इस रिपोर्ट को देखिए। हवाई जहाज में नहीं चल रहा एसी, गर्मी में हाथ वाले पंखे का सहारा। ये ट्रेन नहीं, एरोप्लेन है। तस्वीरें दिल्ली से दरभंगा जा रही स्पाइस जेट के फ्लाइट की है, जिसमें करीब 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक एसी खराब होने के चलते यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। भीषण गर्मी के बीच फ्लाइट की एसी बंद होने से विमान में यात्रियों की तबीयत बिगड़ गई। फ्लाइट के अंदर का तापमान 40 डिग्री था और यात्री परेशान दिखे। आज 19 जून को न्यू दिल्ली से दरभंगा स्पाइस जेट SG 437 से यहाँ ट्रैवल कर रहा था और इन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट पे चेक इन करा लिया और करीब 1 घंटा तक इन्होंने एसी ऑन ही नहीं किया। सारे जो मतलब टेम्परेचर इनसाइड द चैम्बर एटलीस्ट 40 डिग्री था और सारे पैसेंजर्स सफ़र कर रहे थे, तो मतलब काफ़ी परेशानी हुई और इन्होंने एसी तब ऑन किया जब फ्लाइट टेक ऑफ हुआ। तो हम लोगों ने 1 घंटा करीब बिना एसी के फ्लाइट में, इनफैक्ट विदाउट ऑक्सीजन समझ लीजिए, हम लोगों ने सफ़र किया। यात्रियों की परेशानी पर जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने सोशल मीडिया साइट X पर वीडियो को टैग करते हुए प्रतिक्रिया दी। अपने पोस्ट में संजय झा ने लिखा, दिल्ली से दरभंगा आ रहे यात्रियों को भीषण गर्मी में हुई परेशानियों के लिए स्पाइस जेट को निश्चित रूप से खेद जताना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसा ना हो। आमतौर पर ऐसी तस्वीरें ट्रेनों में देखने को मिलती है, पर हवाई जहाज में ऐसी तस्वीरें ना के बराबर देखी जाती है। हाल के दिनों में एयर सर्विस को लेकर लापरवाही की खबरें बढ़ गई है। ऐसे में दिल्ली टू दरभंगा वाली फ्लाइट की तस्वीरों ने एक और बड़ी लापरवाही उजागर कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। न्यूज़ 18 प्राइम बुलेटिन में फिलहाल अभी इतना ही, और आगे देखिए।